हेलो नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज की इस वीडियोस में हम समझेंगे गैस्ट्राइटिस के बारे में। व्हाट इज गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस आपका क्या है, इसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे इसका टाइप ऑफ गैस्ट्राइटिस, कौन कौन से टाइप की आपकी गैस्ट्राइटिस होती है। देन कॉजेस ऑफ गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस के आपके क्या क्या कॉजेस होते हैं। फिर हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। और साइन एंड सिम्टम के बाद हम देखेंगे डायग्नोस्टिक एवेल्युएशंस के बारे में। फिर हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। देन फाइनली नर्सिंग केयर प्लानो, नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। गैस्ट्राइटिस के बारे में आप फिर हम जान लेते हैं। गैस्ट्राइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टोमक लाइनिंग और म्यूकोसा दैट कैन मैनिफेस्ट इन द एक्यूट और क्रॉनिक फॉर्म। ओके, सो गैस्ट्राइटिस क्या होती है आपकी। गैस्ट्राइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टोमक लाइनिंग। जो आपका स्टोमक है उसकी लाइनिंग जो होती है, उसकी जो लेयर होती है, उसमें क्या होना, इन्फ्लेमेशन होना, स्वेलिंग होना, सूजन होना। और कहाँ पर हो सकती है आपकी, म्यूकोसा में। ऑलराइट, that can manifest in acute और chronic form। ये आपका acute और chronic form में भी हो सकती है। राइट, एक बार और रिपीट करना चाहूंगा। गैस्ट्राइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टोमक लाइनिंग। जैसा कि इस इमेज में आपको दिखाया है, ये आपका स्टोमक है। स्टोमक की लाइनिंग में क्या होना, आपको इन्फ्लेमेशन होना, स्वेलिंग होना, राइट, सूजन होना। ये कोई आपको इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, या कोई आपने ऐसा फूड पार्टिकल्स लिया उसकी वजह से हो सकती है। स्पेशली स्पाइसी फूड हो गया है ना, जंक फूड हो गया, तो ये इसकी जो लाइनिंग होती है उस पर हो सकती है। साथ ही साथ जो म्यूकोसा है वहां पर भी आपको हो सकती है इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टोमक लाइनिंग और म्यूकोसा। दैट इज गैस्ट्राइटिस। गैस्ट मतलब का गैस्ट्रिक मीन्स आपका स्टोमक, आइटिस मीन्स आपका इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग। ये आपको पहले से पता है। जहाँ पर भी आइटिस आता है इसका मीनिंग होता है स्वेलिंग, और इसके पहले गैस्ट्रिक है तो गैस्ट्रिक होता है आपका लीवर। गैस्ट मतलब आपका लीवर, सॉरी स्टोमक, राइट। तो इस तरीके से देखा जाए तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टोमक लाइनिंग ऑफ द म्यूकोसा, सॉरी लाइनिंग ऑफ स्टोमक लाइनिंग और म्यूकोसा में आपका इन्फ्लेमेशन होना, और ये आपकी क्रॉनिक हो सकती है और आपकी एक्यूट भी हो सकती है। इट इज द कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन दैट अफेक्ट पीपल ऑफ ऑल एज। ये आपकी एक कॉमन कंडीशन है और ये सभी एज के पीपल्स को अफेक्ट करती है, सभी एज ग्रुप को, ये पर्सन को अफेक्ट करती है। The most the stomach lining can become inflamed due to various factors leading to symptoms such as abdominal pain, nausea and indigestion। राइट, जो स्टोमक की आपकी लाइनिंग है वो क्यों आपकी इन्फ्लामेट होती, क्यों उसमें स्वेलिंग आ जाती, क्यों सूजन होता है, तो ड्यू टू वेरियस फैक्टर। इसमें आपके अलग अलग जो फैक्टर है, रीजन है, वो इंक्लूड हो सकते हैं लीडिंग टू सिम्टम्स सच एज, जैसे कि आपका एब्डोमिनल पेन हो गया, नोसिया हो गया एंड इंडाइजेशन हो गया। तो ये सारे फैक्टर आप इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। किसकी वजह से हो सकते हैं, एब्डोमिनल पेन है, नोसिया है, इंडाइजेशन है, कुछ आपने स्पाइसी फूड्स वगैरह लिए तो वो भी एक आपका एसिडिटी वगैरह हो गया, वो भी आपका एक यहाँ पर रीजन हो सकता है। ओके, सो ये इसका इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ओके, सो जैसे कि हमने भी इस इमेज में देखा था, आपका स्टमक है और इस नॉर्मल स्टमक नहीं है, आपका एबनॉर्मल है ना। यहाँ पर आपका अल्सर फॉर्म हो गया ना, एरोशन हो गया, ये आपकी लाइनिंग है इसके आसपास हो जाना है ना, या म्यूकस मेम्ब्रेन में हो जाना, म्यूकोसा में। सो दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टोमक लाइनिंग या म्यूकोसा। इट इज नोन एज गैस्ट्राइटिस। अब इसके टाइप के बारे में हम देखेंगे। इसके अलग अलग डिफरेंट टाइप होते हैं। फर्स्ट वन यहाँ पर आता है आपका एक्यूट गैस्ट्राइटिस। कौन सा, एक्यूट गैस्ट्राइटिस। देन क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, देन एरोसिव गैस्ट्राइटिस और नॉन एरोसिव गैस्ट्राइटिस, और एक्यूट स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस और एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। राइट, तो फर्स्ट है आपका एक्यूट गैस्ट्राइटिस। एक्यूट मीन्स जो कि आपका विद इन 21 डेज का है, ये आ जाता है आपका एक्यूट में। क्रॉनिक आपका मोर देन 21 डेज हो गया, दिस इज आपका क्रॉनिक। एरोसिव में वो होता है जो एरोसन की वजह से हो गया, आपने कुछ ऐसा स्पाइसी फूड वगैरह लिया है उसकी वजह से हो जाता है, जिसमें आपकी जो लाइनिंग है वो इरेज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं एरोसिव गैस्ट्राइटिस। उसके बाद स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस, जो कि आप स्ट्रेस लेते हो,
आप तनाव लेते हो उसकी वजह से भी आपको गैस्ट्राइटिस होता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस। एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में क्या होता है आपका मोर देन आपका जैसे कि जो म्यूकोसा है उसकी लाइनिंग है उसके अदर रीजन पर होना, दिस इज आपका एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। तो इस तरीके के आपके यहाँ पर 4 टाइप के गैस्ट्राइटिस आते हैं। अब इसके कॉजेस क्या है उनके बारे में हम देखेंगे, किस क्या क्या इसका आपका कॉजेस हो सकते हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट जो कॉजेस होता है वो होता है आपका इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में कौन सा आएगा आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, वायरल, फंगल एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन। कौन कौन से वायरस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हो सकता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, वायरल, फंगल, पैरासाइटिक इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया वायरस कॉज करते हैं, उसकी वजह से आपको हो सकता है। अदर आता है आपका मेडिकेशन, कुछ आप मेडिकेशन लेते हो उसकी वजह से भी आपको गैस्ट्राइटिस होता है, जैसे कि आपका नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, एस्प्रिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड है ना। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में वो मेडिसिन आती है जिनके लास्ट में आपका सफिक्स में सोलोन लगा रहता है, जैसे मिथाइल प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो इस तरीके की जो मेडिसिन आती है कॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, तो ये सब किसमें आती है आपकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड में। उसके बाद फिर एस्पिरिन आती है जो आप पेन मैनेजमेंट के लिए लेते हैं, राइट, हेडेक के लिए। उसके बाद फिर आपकी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी जो भी आप मेडिकेशन लेते हैं उसकी वजह से भी आपको क्या होता है गैस्ट्राइटिस होता है। फिर एल्कोहल एंड टबैको, जो आप एल्कोहल लेते हैं टबैको को आप कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से भी आपको एल्कोहल होता है, कंजप्शन ऑफ एक्सेसिव एल्कोहल। यदि आप ज्यादा एल्कोहल लेते हैं वो भी आपको कॉज करता है गैस्ट्राइटिस। और तंबाकू स्विमिंग तंबाकू खाने से भी आपको होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। कुछ आपके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं जो कि आपकी बॉडी पर अटैक करते हैं, बॉडी अटैक स्टोमक सेल्स है ना। जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के होते हैं उनकी जो आपकी बॉडी पे जो स्टोमक के जो सेल्स होते हैं उन पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, बॉडी अटैक स्टोमक सेल्स। बॉडी इटसेल्फ आपके जो स्टोमक के हेल्दी सेल्स है लाइनिंग है उन पर अटैक करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से भी आपको गैस्ट्राइटिस हो सकता है। देन अगला जो रीजन है वो आता है आपका बाइल रिफ्लक्स, बैकफ्लो ऑफ द बाइल इनटू द स्टोमक। अब वापस से आपका बैकफ्लो होना बाइल का कहाँ पर होना, आपके स्टोमक में, तो एक रीजन भी हो सकता है बैकफ्लो होना। देन आपका आता है स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस फ्रॉम द सर्जरी, सीवियर बर्न और सीवियर इन्फेक्शन ना। तो साइकोलॉजिकल जो चीजें हम थिंकिंग जो चीज हम सोचते हैं वो चीजें हमारी बॉडी पर भी इफेक्ट करती है ना, जैसे कि साइकोलॉजी में भी हमने पढ़ा इसके बारे में, बॉडी माइंड रिलेशनशिप में। तो स्ट्रेस की वजह से भी हमको गैस्ट्राइटिस होता है, जो हम ज्यादा सोचते हैं, बार बार हम एंजाइटी करते हैं, उसकी वजह से भी ज्यादा टेंशन लेने से, चिंता लेने से, स्ट्रेस करने से भी, ओवर थिंकिंग से भी हमको होता है, राइट। तो स्ट्रेस की वजह से आपको फिजिकल स्ट्रेस फ्रॉम सर्जरी, सर्जरी की वजह से आपको स्ट्रेस होना, अदर हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से होना, कोई वर्क की वजह से होना, प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न वगैरह नहीं होना, सीवियर बर्न होना, वो भी एक हो सकता है। फिजिकल सीवियर बर्न फिजिकल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, सीवियर कोई इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। फिर अदर आता है आपका, हाँ मैडम, फिर अदर में आ जाता है आपका अदर स्पाइसी फूड, रेडिएशन और एजिंग ना। आप कुछ स्पाइसी फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, बाहर का खाना ले रहे हैं, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है रेडिएशन। आप एक्सरे में एक्स जो रेस होती है उनके साथ आप एक्सपोज हो रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है। एजिंग फैक्टर भी हो सकता है आफ्टर आपको एक ओल्ड एज में भी ये ज़्यादातर आपको हो सकता है। तो यहाँ पर आपके अलग अलग फैक्टर्स, यहाँ पर हमने कॉजेस देखा जिसमें हमने देखा इन्फेक्शन, मेडिकेशन, एल्कोहल एंड टोबैको कंजप्शन। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के बारे में हमने देखा बाइल रिफ्लक्स हो रहा है उसकी वजह से भी होता है, स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया उसकी वजह से भी होता है। अदर सिम्टम है स्पाइसी फूड लेना, ज़्यादा हॉट फूड लेना, उसकी वजह से भी होता है, रेडिएशन की वजह से, और इवन आपको एजिंग की वजह से भी हो सकता है। देन हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आपके क्या क्या होते हैं, जिसमें आता है आपका एब्डोमिनल पेन होना, आपको पेट में दर्द होगा, और नोसिया एंड वॉमिटिंग, आपको वॉमिटिंग होगी, नोसिया होगा, आपको क्या आएंगे ब्लोटिंग है ना, पेट में आपको पेट आपका फूला फूला रहेगा, स्वेलिंग होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख नहीं लगेगी, खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, इनडाइजेशन, डाइजेशन भी आपको प्रॉपर नहीं होगा, आपको एसिडिटी होगी,
हिचकअप आपको हिचकी आएगी बार बार, राइट। देन ब्लैक टेरी स्टूल इंडिकेटिंग ब्लीडिंग, आपका जो स्टूल है वो ब्लैक और टेरी आपका स्टूल होगा, टेरी एक कलर होता है, उस तरीके से आपका स्टूल होगा जो कि इंडिकेट करता है आपका ब्लीडिंग को। नेक्स्ट आता है आपका हीमेटेमेसिस, मीन्स आपका वोमिटिंग विद ब्लड, वोमिटिंग के साथ आपको ब्लड आना। देन आपका फटिग, हीमेटेमेसिस एंड फटिग। तो एक आपका साइन एंड सिम्टम ये भी हो सकता है, क्या क्या है आपको, एब्डोमिनल पेन है, नोसिया है, वोमिटिंग है, फ्लोटिंग ऑफ एब्डोमिन हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, इंडाइजेशन हो गया, हिस्कफ हो गया, राइट, ब्लैक और टेरी स्टूल हो गया, और ये आपको किस में आएगा, इंडिकेशन ब्लीडिंग है तो। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हीमोस्टेसिस, मतलब वॉमिटिंग विथ फ्लड, राइट, टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है। फटिग, थकान होना, राइट, हैवीनेस होना, पेन होना, हार्टबर्न होना, नोसिया एंड वोमिटिंग होना, इसके मेन सिम्टम्स हैं। ओके, देन अगला आता है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब आपके डायग्नोस्टिक मेजर क्या क्या होंगे, तो फर्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्रिकल एक्शन, राइट। आप कंप्लीट पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कंपैरिजन से उसका हिस्ट्री लेंगे, पहले से आप कौन सी मेडिसिन लेते हैं, आपका लाइफ स्टाइल क्या है ना, कोई प्रीवियस मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री, सर्जरी तो नहीं हुई है, मेडिसिन लेते हैं तो कौन सी मेडिसिन लेते हैं, खाने में क्या खाते हैं, खाने का पैटर्न क्या है, वर्किंग कंडीशन क्या है, क्या वर्क करते हैं, प्रोफेशन क्या है। तो कंप्लीट आपको मेडिकल हिस्ट्री लेना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, हेड टू टू आपका एग्जामिनेशन करना है, इसमें आपको बॉडी का अपीयरेंस देखना है, शेप देखना है, एब्डोमिन को आपको फ्लोटिंग तो नहीं है, बबल साउंड चेक करना है, एब्डोमिन आपका सॉफ्ट है, टेंडर है, वो सारी चीजें आपका ए टू जेड आप कंप्लीटली एग्जामिनेशन करोगे। वाइटल साइन आप चेक करोगे, रेस्पिरेशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया है ना, ये सारे टेम्परेचर हो गया, ये सारे आप पल्सेट आप चेक करना है। देन आ जाता है आपका एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी आपका विजुअल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें हम एक फ्लेक्सिबल ट्यूब रहती है जिसके टिप पे आपको एक कैमरा लगा हुआ होता है, उसको हम अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं आपके ओरल कैविटी से, वो आपके स्टमक गैस्ट्रिक तक जाती है, वो कैमरा आपका टीवी पर विजुअलाइज करता है, आपको इमेज दिखाता है अंदर का हमको, जिससे हम देख सकते हैं कि भाई कहाँ पर आपका स्टोमक में इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, एरोसिव है, राइट। फिर आता है आपका बायोप्सी। बायोप्सी में आप देखेंगे टिश्यू सैंपल आप लेते हैं ड्यूरिंग एंडोस्कोपी, जब आपको एंडोस्कोपी करते हैं तो उसकी टिप पे एक होता है, वहां पर सिस्टम रहता है उस तरीके का, जिससे आप उसकी खुरुच के क्या करते हैं, आप कट करके टिश्यू सैंपल ले सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो उसमें, और बाहर निकालने के बाद वो हम उसे लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेज देते हैं, राइट। फिर आता है आपका जहाँ पर इन्फेक्टेड एरिया, वहां से आपको टिश्यू सैंपल लेना होता है, ताकि कोई बैक्टीरिया वायरस की वजह से तो नहीं हो रहा है, कौन से पर्टिकुलर बैक्टीरिया वायरस से, उसको फाइंड आउट करने के लिए, रूट कॉज को देखने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में चेक फॉर एच पाइलोरी, एच पाइलोरी के लिए आप चेक करेंगे ब्लड टेस्ट में। एनीमिया आप चेक करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, पर्सन को लॉस ऑफ एपेटाइट है, खाना प्रॉपर नहीं खा पा रहा, तो एनीमिया भी हो सकता है, माल न्यूट्रिशन, जनरल वीकनेस भी पेशेंट को हो सकती है इफ क्रॉनिक कंडीशन में है तो। देन आता है आपका अदर कंडीशन, जिसमें आप देखेंगे स्टूल टेस्ट, चेक फॉर ब्लड इन स्टूल, स्टूल में आपका स्टूल जो आप पोटी कर रहे हैं उसमें आपका ब्लड तो नहीं आ रहा, वो चेक करने के लिए आप यहाँ पर ब्लड विथ स्टूल टेस्ट कराएंगे। फिर आप देखेंगे यूरिया ब्रीथ टेस्ट, डिटेक्ट एच पाइलोरी जो आपका होता है, स्पेशली ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होता है वो आपको गैस्ट्रिक का जो प्रॉब्लम है वो कॉज करता है, कौन सा, एच पाइलोरी। तो इसका आपको डिटेक्ट करने के लिए आप ये टेस्ट भी करा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट हिस्टिकल एक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एंडोस्कोपी, बायोप्सी, ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट और यूरिया ब्रीथ टेस्ट। ओके, देन इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम, एंटीबायोटिक फॉर एच पाइलोरी इन्फेक्शन, यदि एच पाइलोरी इन्फेक्शन है तो आपको एंटीबायोटिक देना होगा। एंटासिड की देंगे हम न्यूट्रलाइज करने के लिए जो स्टोमक का एसिड है। एंटासिड में आपको कौन सी मेडिसिन आती है, डाइजिन वगैरह हो गया आपका, राइट, ये जो मेडिसिन आती हैं आपकी एंटासिड होती है। फिर आते हैं आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में जिसके आगे सफिक्स लगा होता है आपका जोन, है ना, पेंटोप्रिजोल, ओमिप्रोजोल, इसमोप्रोजोल, ये सारी आती हैं आपकी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो ये मेडिसिन भी आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो, ये मेडिसिन आप इसमें दे सकते हैं डॉक्टर्स।
देन हिस्टामाइन H2 ब्लॉकर है, रिड्यूस एसिड प्रोडक्शन, जैसे कि हमारा रेगलोन वगैरह आता है। फिर आती है आपकी साइटो प्रोटेक्टिव एजेंट, प्रोटेक्ट स्टमक लाइनिंग, इनका क्या वर्क होता है, आपकी जो स्टमक लाइनिंग होती है इनको प्रोटेक्ट करने का। देन एंटी एमेटिक मेडिकेशन, रिलीफ फ्रॉम नोसिया एंड वोमिटिंग, इसको आपको पता है इमसेंट ऑनडेस्ट्रॉन नाम से आपका इंजेक्शन आता है, राइट, डेली आप इसे यूज करते हैं, आपको ऑलरेडी पता होगा। फिर आता है आपका नर्सिंग केयर प्लान फॉर गैस्ट्राइटिस, नर्सिंग केयर प्लान आपका होगा जिसमें आप क्या करेंगे, नर्सिंग असिस्टमेंट में आप क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन, पेशेंट का वाइटल मॉनिटर, असेस पेन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, पेन और उसका कैरेक्टरिस्टिक, कितने लेवल का आपका पेन है वो आपको चेक करना है, कौन सा पेन का कैरेक्टर है, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट, असेस फॉर साइन ऑफ ब्लीडिंग, है ना। तो एक केयर प्लान जो बनता है उसको पूरी तरीके से अच्छे से बनाना आपको सिखाएंगे कैसे बनता है, तो उसके बारे में एक पार्टिकुलर लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल देंगे। फिर हम देखेंगे डायग्नोस्टिक्स में आपका नर्सिंग डायग्नोसिस आपका किसका बनेगा, एक्यूट पेन रिलेटेड टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा या गैस्ट्रिक लाइनिंग, ना पेशेंट को एक्यूट पेन है, क्यों है, रिलेटेड संबंधित टू, किससे संबंधित है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, गैस्ट्रिक की जो म्यूकोसा है वहां पर इन्फ्लेमेशन हो गई, सूजन हो गई, इसकी वजह से उसको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है ना। फिर अगला जो आपका आ जाएगा नर्सिंग डायग्नोसिस, वो आपका रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट रिलेटेड टू वॉमिटिंग और रिड्यूस इनटेक, जो आपका रिस्क है पेशेंट को किसके रिलेटेड, आपका फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट, उसका जो फ्लूइड की वॉल्यूम है वो कम हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, क्यों, रिलेटेड टू वॉमिटिंग की वजह से, वॉमिटिंग किया तो भाई ऑब्वियसली बात है बॉडी से उसका फ्लूइड जो भी उसने इंजेस्ट किया था वो लॉस हो गया। दूसरा आ सकता है रिड्यूस ऑफ इनटेक, या तो फिर उसने कम पानी पिया उसकी वजह से भी हो सकता है, डायरिया में भी आपका एप्लीकेबल होता है। देन आ जाएगा आपका एंजाइटी रिलेटेड टू द डिसीज प्रोसेस एंड ट्रीटमेंट, एंजाइटी है उसको क्यों है, हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से है, डिसीज प्रोसेस की वजह से है, ट्रीटमेंट की वजह से है, भाई मेरे को डिसीज है कैसे ठीक होगा, क्या होगा, कितने पैसे लगेंगे ना, कैसी डिसीज हो गई, कब तक मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, कौन सी सर्जरी होंगी, कौन सी मेडिसिन होगा, कितना पैसा खर्च हो रहा है, तो हॉस्पिटलाइज होने की वजह से उसको टेंशन होना, एंजाइटी होना, इसकी वजह से भी आपका एक एंजाइटी का डायग्नोसिस बन जाएगा यहाँ पर। फिर हम देखेंगे प्लानिंग के बारे में, प्लानिंग में आ जाएगा आपका मैनेज एंड रिलीफ पेन, पेन को मैनेज करना एंड पेन को रिलीफ करना। फर्स्ट हमारा जो प्लानिंग होगा, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, पेशेंट आपका डिहाइड्रेट है तो आपको डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना होगा, पेशेंट को आपको रिहाइड्रेट करना होगा। देन आ जाएगा आपका रिड्यूस एंजाइटी, पेशेंट के एंजाइटी साइकोलॉजिकल सपोर्ट देके आप कंफर्ट डिवाइस देके एटमोसफेयर देके हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ तक हमारा प्लानिंग हो गया, असेसमेंट हो गया, नर्सिंग डायग्नोसिस हो गया, प्लानिंग भी हमारा हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटरवेंट करेंगे, पेशेंट पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। तो इम्प्लीमेंट में क्या आएगा आपका, एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब, जो मेडिकेशन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए वो आपको क्या करना है, एंटीबायोटिक को इम्प्लीमेंट करना है, पेशेंट को प्रोवाइड करना है, जैसे कि एंटीबायोटिक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, एंटासिड है, एंटी एमेटिक है, ये मेडिसिन आपको देना है। फिर एनकरेज स्मॉल फ्रीक्वेंट मील एंड अवॉइड इरिटेंट, है ना, पेशेंट को एनकरेज करना है थोड़ा थोड़ा खाना वो बार बार खाते रहे एक साथ, ज़्यादा खाना ना खाए, सॉफ्ट खाना खाए, ज़्यादा स्पाइसी फूड ना खाए, कैफीन अल्कोहल वगैरह अवॉइड करे, ऑलराइट। फिर अदर आ जाएगा एजुकेट द पेशेंट अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकेशन एडेरेंस एंड लाइफ स्टाइल चेंज, ओके। सो एजुकेट करना है आपको पेशेंट को इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकेशन के बारे में, मेडिकेशन का क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लाइफ स्टाइल चेंज के बारे में। लाइफ स्टाइल यानी कि हम क्या लेके चलते हैं, ज़्यादातर हमारा फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, एक्टिविटी वगैरह हो गया, और स्लीप पैटर्न, ईटिंग पैटर्न को हम लेके चलते हैं। पर लाइफ यहाँ नाम से क्लियर है आपका लाइफ स्टाइल, लाइफ मीन जिंदगी, जीवन। तो जीवन हमारा किससे होता है, हमारी सोल से, आत्मा से। तो जो सोल का फंक्शन क्या होता है, जैसे हम साइकोलॉजी में जानते हैं, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ओवर थिंकिंग हो गया, तो ये सारे किससे होते हैं, हमारे सोल से। तो यदि हम सोल से हमारी जो थिंकिंग है वो भी हमारी पॉजिटिव रहेगी तो हमको डिसीज भी कम होगी, जैसे कि हमने देखा साइकोलॉजी की वजह से भी आपको डिसीज कॉज हो रही, तो उसकी जगह आप यदि आपको डिसीज है तो आप बोले नहीं, आई एम फाइन, आई एम फिट,
आई एम हेल्दी, आई एम पीसफुल, आई एम रिलैक्स। और यदि आपको छोटा मोटा ये माइनर डिसीज है, इनको आप ऐसे ही नॉर्मली प्रिवेंट कर सकते हैं। हेडेक हो रहा है, एब्डोमेन पेन हो रहा है ना, छोटी मोटी कि इंजुरी हो गई है, तो इंजुरी तो आपकी बॉडी को ही है, पर बॉडी से वो मैसेज जाता है ब्रेन को, ब्रेन बोलता है भाई मुझे हैंड में इंजुरी हो गई, इंजुरी हो गई, इंजुरी हो गई। तो उससे ज्यादा पेन, पहले पेन कहाँ पर था, बॉडी पर था, और वही पेन फिर आपकी सोल तक पहुंच जाता है, वो आपके साइकोलॉजिकल लेवल तक पहुंच जाता है, जो कि ज्यादा इफेक्ट करता है और ज्यादा आपके लिए डेंजरस होता है। राइट, देन एजुकेट द पेशेंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकेशन, शायद ये हो गया। प्रोवाइड कंफर्ट मेजर एंड रिड्यूस स्ट्रेस, कंफर्ट मेजर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल चीज़ें, साइकोलॉजिकल सपोर्ट आप पेशेंट को दे सकते हैं। कंफर्ट मेजर में से पेशेंट की कंफर्ट एंड सेफ्टी में जो हम यूज़ करते हैं ना, रिंग लाइट आपका हो गया, पिलो हो गया आपका सपोर्ट के लिए, क्यूशंस हो गया ना, साइड रेल्स हो गया, मैट्रेस है आपका है ना, क्लीन और नीट आपका इन्वायरमेंट हो गया, बेड सीट हो गई, ज़्यादा लाइट नॉइस वगैरह नहीं होना चाहिए, ये सारे आप कर सकते हैं। देन इवेल्युएशन है ना, फाइनली आप इवेल्युएट करेंगे। तो रिलीफ फ्रॉम पेन, पेशेंट आपका रिलीफ फ्रॉम पेन हो, नॉर्मल आपका हाइड्रेटेड स्टेटस है, और रिड्यूस एंजाइटी एंड इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशन एंड मैनेजमेंट। राइट, जो आपकी एंजाइटी वो आपकी रिड्यूस होना चाहिए। फाइनली आपका गोल क्या होगा, इवेल्युएशन क्या होगा, रिड्यूस एंजाइटी एंड इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशन एंड पेशेंट इट्स मैनेजमेंट। ऑलराइट, सो आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, इसे हम सम ऑफ कर लेते हैं। फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें हमने देखा इन्फ्लेमेशन होना आपके स्टोमक में, स्टोमक की लाइनिंग में, म्यूकोसा में इन्फ्लेमेशन होना, जो कि आपकी क्रॉनिक हो सकती है और आपकी एक्यूट हो सकती है। कॉमन आपका एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन होता है, ऑल ग्रुप ऑफ पीपल इससे आपके अफेक्ट होते हैं, और इसके जो वेरियस फैक्टर की वजह से हो सकता है, जैसे कि एब्डोमिनल पेन होना, नोसिया होना और इंडाइजेशन होना। ऑलराइट, टाइप में इसका था एक्यूट, क्रॉनिक, एरोसिव, नॉन एरोसिव और एक्यूट स्ट्रेस और एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। देन आता है आपका कॉजेस ऑफ गैस्ट्राइटिस में हमने देखा इन्फेक्शन, मेडिकेशंस, अल्कोहल एंड टोबैको यूज, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, बाइल रिफ्लक्स डिसीज, बैकफ्लो होना बाइल का, स्ट्रेस और अदर में स्पाइसी फूड, रेडिएशन और एसिंग। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में एब्डोमिनल पेन, हैवीनेस ऑफ एब्डोमिन, bloating, nausea and vomiting, loss of appetite, indigestion, hiccup, hemostasis, fatigue, heartburn, pain और heaviness. राइट, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्टिकल एक्शन, बायोप्सी आप करेंगे, ब्लड टेस्ट आप कराएंगे, स्टूल टेस्ट कराएंगे इफ इन केस नीडेड एज पर कंडीशन, यूरिया ब्रीम टेस्ट एज पर पेशेंट के कंडीशन, एच पाइलोरी टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए। देन मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक, एंटासिड, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और स्टामाइन ब्लॉकर, H2 ब्लॉकर, क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट और एंटी एमिटिक ना, ये इसका हो गया मैनेजमेंट। नर्सिंग प्लान में आपका असेसमेंट, डायग्नोसिस, ये सारी चीज़ें आप करेंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे पेशेंट को। और फाइनली इस वीडियोस में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।